गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज ऑनलाइन क्लास में आगे का जो अपन पीछे की क्लास को कंटिन्यू रखते हुए, जैसे कि पिछली क्लास में अपन देख रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस में अपन ने देखा था कि मेथिल कार्बोकैटाइंस, प्राइमरी कार्बोकैटाइंस, सेकेंडरी कार्बोकैटाइंस और 3 डिग्री कार्बोकैटाइंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। और वहां पर अपन ने बताया था कि इन सभी जो कार्बोकैटाइंस हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है उनको अपन प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इन दोनों के द्वारा इनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटाइंस। वहां पर अपन ने प्लस आई इफेक्ट के बारे में इसको अपन रिवाइज करें तो देखें कि प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कार्बोकैटाइन है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो मेथिल कार्बोकैटाइन से 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की ओर जाने पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण से इनका स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। दूसरा अपन ने देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन से वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट होती हैं, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, पॉजिटिव चार्ज है उसका उतना ही ज्यादा डिस्पर्सल होगा, और पॉजिटिव चार्ज का जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। ये सारी चीजें अपन ने पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने पढ़ ली थी, जिसको मैंने एक बार पुनः रिवाइज किया है। अब आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसी में अपन उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है उससे भी ज्यादा मोर स्टेबल होता है एलिल कार्बोकैटाइन, और एलिल कार्बोकैटाइन से भी ज्यादा स्टेबल होता है बेंजिल कार्बोकैटाइन, फिर बेंजल कार्बोकैटाइन, फिर बेंजो कार्बोकैटाइन। तो इन सभी जो कार्बोकैटाइन्स हैं यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं कि इनका तो अपन ने स्टडी कर ली थी प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। उसके बाद में ये जो कार्बोकैटाइन्स हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है उनको अपन किसके आधार पर देख सकते हैं, रेजोनेंस के आधार पर इसको अपन देख सकते हैं, रेजोनेंस के आधार पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये जो कार्बोकैटाइन है इनकी स्टेबिलिटी को देखते हैं और इनकी स्टेबिलिटी किस आधार पर करते हैं एक्सप्लेन, रेजोनेंस के आधार पर। तो रेजोनेंस के आधार पर जो सबसे पहले अपन कार्बोकैटाइन लेते हैं वो अपन लेते हैं एलिल कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो देखिए आप एलिल कार्बोकैटाइन के बारे में, ये जो एलिल कार्बोकैटाइन है ये जैसे इस तरीके से है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ओके, यहां पर आप देख रहे हो कि इस एलिल कार्बोकैटाइन में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, और जब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता है तो वो मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये इस तरीके से इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, ये ऐसे, तो यहां पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फर्स्ट और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सेकंड। और यहां पर यदि अपन इनका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखें तो CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड करेक्टर आंशिक रूप से, यहाँ प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है उससे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, एक बात तो आप ये समझ लीजिए, और रेजोनेंस इफेक्ट मोर इफेक्टिव होने के कारण से ही यहां पर एलिल जो कार्बोकैटाइन है उसकी जो स्टेबिलिटी है
बाकी इन सभी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है। दूसरा आप ये और देखिए, आपने पढ़ रखा है रेजोनेंस के कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी थी वो क्या थी, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से थी, उनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेशन के कारण से थी, और यहाँ पर जो रेजोनेंस है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेशन के कारण से है। तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम पार्टिसिपेट्स करते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही थी वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, और दो टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है और पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर है, तो यहाँ पर एलिल कार्बोकैटायन की दो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, और इन्हीं अनुनादी संरचनाओं के कारण से एलिल कार्बोकैटायन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की तुलना से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन यूं कह सकते हैं कि 3 डिग्री एलिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। फिर देखिए अपन इसकी तुलना करें तो यहाँ पर ये क्या है, बेंजिल है ना, इसको अपन बोलते हैं बेंजिल कार्बोकैटायन। तो बेंजिल कार्बोकैटायन में आप देखेंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी इस कार्बोकैटायन की भी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी अपन रेजोनेंस के आधार पर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, बेंजिल कार्बोकैटायन। बेंजिल कार्बोकैटायन देखिए अपन इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, ये देखिए और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेशन के कारण से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट हो रहा है, और पूरी बेंजीन रिंग के अंदर रोटेट होने के कारण से आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज है उसका जो डिस्पर्सल है, उसका जो वितरण है, वो पॉजिटिव चार्ज का वितरण है वो कंटिन्यू है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल ये यहाँ पर, तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो आप क्या देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पर आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, और जब 3 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता है तो वहां पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में था तो एक ज्यादा, मतलब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही थी। यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, 3 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो एक ज्यादा, मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हो कि 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो पॉजिटिव चार्ज भी 4 कार्बन एटम्स के ऊपर फैल जाएगा। जैसे पहले इस कार्बन पर एटम पर पॉजिटिव है, फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, और फिर इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया। और आप जानते हो कि किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, कोई भी चार्ज्ड आयन है, उस चार्ज्ड आयन का जो चार्ज है वो जितना ज्यादा फैलेगा, उसका जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा, उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एलिल में आपने देखा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी,
तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, तो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन एटम पर फैला? 2 कार्बन एटम पर। ओके, बेंजिल कार्बोकैटायन है, बेंजिल कार्बोकैटायन में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी तो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन पर फैला? 4 कार्बन पर फैला है, और 4 कार्बन पर फैला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजिल कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी है, उसमें डिस्पर्सल है, बेंजिल कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल है वो एलिल से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, 4 पर हो रहा है और एलिल से ज्यादा हो रहा है। इसी कारण से बेंजिल कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो एलिल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं ना एक्सप्लेन। आपको कोई पूछे कि क्या रीजन है कि बेंजिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलिल कार्बोकैटायन, तो आप क्या कहोगे कि एलिल कार्बोकैटायन और बेंजिल कार्बोकैटायन दोनों की स्टेबिलिटी को ही अपन रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। और देखा गया कि जो एलिल कार्बोकैटायन है उसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं और बेंजिल कार्बोकैटायन में 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज का फैलाव होता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज का फैलाव होता है उतनी ही ज्यादा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है। इस कारण से बेंजिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलिल कार्बोकैटायन। ओके, तो आप इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, आप इनको देख करके और अपने बुक में, नोटबुक में भी इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से बेंजिल कार्बोकैटायन। उसके बाद में देखिए इसको थोड़ा सा मैंने और आगे एक्सटेंड किया है। यहाँ पर PH2 मतलब 2 फेनिल रिंग हैं, 2 फेनिल रिंग हैं, तो यहाँ पर आप यूं देखिए ये है एक फेनिल रिंग है ना, ये ऐसे, फिर क्या आ गया CH, ये C और ये H, दूसरा इसके क्या जुड़ रहा है? दूसरी फेनिल रिंग, ये 2 फेनिल रिंग है यहाँ। ठीक है, 2 फेनिल रिंग है और यहां पर ये है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। आप यहां पर देख पा रहे हो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है? 3 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में। यहां पॉजिटिव चार्ज कितने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है? तो आप कहोगे कि 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। और जब 6 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा तो 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी और भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे इसमें 3 में है तो कितनी बन रही हैं? 4, तो इसमें कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी? 7। ठीक है, यहां पर देखिए पीएच कितने हैं? 3 है, तो यहां पर ये देखो अब कितने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? और भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 10 होती हैं, इसकी 9 होती हैं, इसकी 4 होती हैं और इसकी 2 होती हैं। तो इधर से इधर जाने पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी संख्या है वो बढ़ रही है, तो इधर से इधर जाने पर आप देख रहे हो कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आप जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उन सभी ऑर्डर को अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि इनकी जो है वो तो अपन इनके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, और ये जो है वो रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ही ज्यादा इन कार्बोकैटायनों का अस्तित्व है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसको अपन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अपने सिलेबस में ये ऐसे सिंपल कार्बोकैटायंस की स्टडी है। आगे मिसलेनियस कार्बोकैटायंस हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, इनकी स्टडी अपने सिलेबस से बाहर है, तो अपन उनकी व्याख्या यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, अपन केवल इन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस के बाद में अपन ये देखते हैं
कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस में ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में कुछ रिएक्शन दे देते हैं और उसमें ये पूछते हैं कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं से किस प्रकार की इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती हैं। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टडी में भी अपन देखते हैं कि किस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तो देखिए वो रासायनिक अभिक्रियाएं। यहाँ पर देखो सबसे पहले वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर जैसे R, C, R, R और Cl। ठीक है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं इन रासायनिक अभिक्रियाओं में आप देखेंगे यहाँ पर अपन लेते हैं पोलर मीडियम। पोलर मीडियम के अंदर आप जानते हो कि ये जो है ये भी पोलर है, यहाँ पर आंशिक रूप से नेगेटिव, यहाँ पर आंशिक रूप से पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो पोलर मीडियम है, ध्रुवीय विलायक है, वो ध्रुवीय विलायक इस पोलर सबस्ट्रेट के साथ में सोल्वेशन की प्रोसेस करता है और सोल्वेशन की प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के काम में आती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो क्लोरीन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो CCl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, जब बॉन्ड टूटेगा तो CCl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो किसके पास में जाएंगे? क्लोरीन एटम के पास में जाएंगे। तो क्लोरीन एटम के पास में जाएंगे तो क्लोरीन के ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज होगा और जब पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन एटम पर जिसकी 3 वैलेंसी है तो उसको अपन क्या कह देंगे? कार्बोकैटायन कह देंगे। तो यहाँ पर ये R, यहाँ C, R, R प्लस प्लस Cl माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रिएक्शन देखिए आप, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर H प्लस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CH3 का प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो CH2 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। यहाँ पर कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव चार्ज से क्या जुड़ जाएगा? H प्लस। तो यहाँ पर देखिए आप CH3 CH प्लस और यहाँ पर CH3, इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शन हैं जैसे यहाँ पर 3R CH2OH एल्कोहल और अम्लीय माध्यम में तो ये लोन पेयर है, ये H प्लस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर बनेगा R CH2OH2 प्लस और यहाँ पर OH2 गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण से यहाँ पर आ जाएगा R CH2 प्लस प्लस H2। ठीक है, तो ये सारी वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यदि आप एल्किल हैलाइड में पोलर मीडियम डालोगे तो भी वहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। यदि आप एल्किन में H प्लस आयन मिलाते हैं तो भी वहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। मतलब एसिडिक मीडियम में एल्किन है वो भी कार्बोकैटायन देती हैं और एसिडिक मीडियम में जो एल्कोहल होते हैं वो भी कार्बोकैटायन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एक रिएक्शन है, कुछ एक एग्जाम्पल टाइप में रिएक्शन है जो जिसके दौरान कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अपन कार्बोकैटायन की ओवरऑल जो स्टडी है उसमें आपने देखा कि सबसे पहले कार्बोकैटायन किसे कहते हैं। ठीक है, कार्बोकैटायंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कार्बोकैटायन में जैसे
संकरण होता है, कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है। उसके बाद में उसके टाइप देखे, प्राइमरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन्स। उसके बाद में आपने स्टेबिलिटी देखी, है ना, और स्टेबिलिटी के जो इफेक्ट हैं, प्लस साइड इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, उनकी स्टडी की, और उनके आधार पर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की भी आपने व्याख्या पढ़ी है। और उसके बाद में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान कार्बोकैटाइन बनते हैं वो भी अपन ने। तो ये एक तरीके से एक कार्बोकैटाइन है, उसकी ये एक स्टडी हो गई पूरी तरीके से, और आपका ये एक टॉपिक हो गया जिसके बारे में अपन कार्बोकैटाइन्स के बारे में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्पीसीज लेंगे अपन, है ना, उनकी स्टडी करेंगे। जो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसकी आज अपन ने स्टडी कर ली है। थैंक यू।